वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। कल बशीर मेमन साहब ने इंकशाफात किए, एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। प्राइम मिनिस्टर हाउस के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर के अपने हवाले से उन्होंने कोई बहुत ही अजीब व गरीब गुफ्तगू है, बल्कि पुरइंकशाफ गुफ्तगू है। और अगर इस गुफ्तगू को सही मान लिया जाए तो इसका मतलब तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने पूरी अपोजिशन को जो है बग़ैर शवाहिद के, बग़ैर कवाविद के, बग़ैर किसी लॉ के, बशीर मेमन जो कि उस वक्त DGFIA थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट के अंडर, आज से 2 साल पहले, उनको ये कहा कि नवाज़ शरीफ को भी पकड़ लो, मरीम नवाज़ को भी पकड़ लो, राना सनाउल्लाह को भी पकड़ लो, नफीसा शाह को भी पकड़ लो। खुर्शीद, पूरी अपोजिशन को उन्होंने पकड़ने का इंडिकेशन दिया, चाहे शवाहिद हैं या नहीं हैं। गद्दारी का मुकदमा बना दो, मरीम नवाज़ दहशतगर्दी का मुकदमा बना दो, नवाज़ शरीफ पर गद्दारी का मुकदमा बना दो, ये तमाम। और उससे बढ़कर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मुबैना तौर पर बकौल बशीर मेमन साहब के बुलाकर कहा कि इनके ख़िलाफ़ जो आप हिम्मत करें और केस करना है हमने। हालांकि बशीर मेमन साहब ने कहा प्राइम मिनिस्टर को भी और उनकी टीम को कि ये उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है कि मौजूद जज के ऊपर वो हाथ नहीं डाल सकते और ना कानून को इजाज़त देता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने खुलेआम कहा कि कानून जो है उसकी आप बात छोड़ें, बकौल बशीर मेमन साहब के, जो मैं कह रहा हूँ वही कानून है। और ये भी प्राइम मिनिस्टर उनसे कहा कि सऊदी अरब के अंदर जो है मोहम्मद बिन सलमान जो है उनसे तो कोई बहस नहीं करता, जिसे बशीर मेमन साहब ने कहा कि वो बादशाहत है, ये जमहूरियत है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कहा कि आपने मेरी बात सुननी है, उनकी बात नहीं सुनी गई तो ऑब्वियसली इनको OSD भी बाद में बना दिया गया और इन्होंने फिर रिज़ाइन किया अपनी जॉब से। आज के प्रोग्राम में हमने बशीर मेमन साहब को एक्सक्लूसिवली दावत दी है कि सवालात हैं उनके जवाबात वो दें। उनके साथ साथ मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, अली नवाज ऐवान साहब, आज का पैनल हमारा ये है। लेकिन पहले बशीर मेमन साहब से बात कर लेंगे, साबिक DGFIA जो आप इमरान खान साहब के दौर में आपने रिज़ाइन किया। मेमन साहब, तासुर ये मिलता है आपकी गुफ्तगू से कि प्राइम मिनिस्टर ने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा पर केस बनाने के लिए आपको कहा, फोर्स किया। जाहिर है मैं तो उसकी उनकी टीम का वो कह रहा हूँ, लेकिन जाहिर है उन्होंने 3-4 घंटे हमारी गपशप हुई, उसके बाद दूसरी मतलब बात ही नहीं हुई। उन्होंने शायद दूसरा रास्ता अपनाया, उन्होंने फिर अकेला ही करके छुड़ाई। मरीम नवाज को लेकर भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दहशतगर्दी का कोई मुकदमा बनाया जाए उनके ऊपर, चाहे केस है या नहीं। अच्छा, एक मरतबा नहीं हुआ, पहली मरतबा तो हुआ था वो, एक मरतबा नहीं, फर्स्ट लेडी की फोटोग्राफ की बात थी, तो जाहिर है इंडिसेंट है, वो क्राइम है, लेकिन दैट इज अ नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस। ट्वीट की मरीम नवाज ने, फर्स्ट लेडी की ट्वीट की, उस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा मरीम नवाज पे दहशतगर्दी का मुकदमा बना दें। मरीम नवाज मतलब उनका सोशल मीडिया सेल जो था उसकी तरफ से, मेरे ख्याल में ये नई आई थी गवर्नमेंट उस वक्त, नई गवर्नमेंट आई थी, मेरे ख्याल में 2.5-3 साल हुए हैं इसको। 2 साल तो मुझे 2 साल नहीं, मतलब दूसरे साल से तो उन्होंने मुझे बुलाया था, मुझे कहा कि ये देखो, ये मैंने कहा सर ये बिल्कुल डिसेंट है, गंदा काम है, नहीं करना चाहिए। किसी भी लेडी की तस्वीर को उसकी मर्जी के बगैर आप नहीं शेयर कर सकते जी, तो क्राइम नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस है। उन्होंने कहा नहीं ये फर्स्ट लेडी है तो उसको वो होना चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने आपको इंसिस्ट किया कि आप मरीम नवाज पे इस तस्वीर के इशू को लेकर फर्स्ट लेडी के दहशतगर्दी का मुकदमा बनाएं। बिल्कुल टेररिज्म को होना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि टेररिज्म को होना चाहिए तो ये मरीम नवाज पे होना चाहिए। मैंने कहा कि मतलब टेररिज्म, फिर वो जाहिर है सिविल एलिमेंट आ जाता है दरमियान में। मैंने टेररिज्म नहीं बनता, खुदा का बात है, नॉन कॉग्निटिव है और फायदा कोई नहीं। मतलब ये कोई बात थोड़ा है कि हम इन बातों में से टेररिज्म करना शुरू कर देते। अच्छा मेमन साहब, मरीम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जस्टिस अरशद मलिक को लेकर, उसकी वीडियोस को लेकर, तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ने आपको बुला के कुछ कहा था कि मरीम नवाज के साथ क्या किया जाए। उसके बाद भी यही हुआ कि ये मरीम नवाज साहबा पे दहशतगर्दी का पर्चा होना चाहिए कि जज दहशतज़दा होगी। जज साहब जो फौत हो गया ना, तो उनको हरी के रहमत करे, तो उनको वो कर दिया, दहशतज़दा हो गए तो इसलिए उनको वो कर दे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने आपसे कहा कि मरीम नवाज पर दहशतगर्दी का मुकदमा कर दें। जी हाँ, मैं आपको एक बात अर्ज करूं, आप बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं और आपके जाहिर है रिसोर्सेज हैं, आप पता करवा लें कि मैं जाता भी था या नहीं जाता। या तो ये था ना कि मैं कभी गई नहीं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मतलब मैं जाता था, दिन में 2-2 मरतबा भी कभी कभार बुलावा था, तो ऐसे कामों के लिए नहीं आता था, जाहिर है दूसरे काम। सर मतलब आपके उससे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मरीम नवाज को बहुत ज़्यादा को डिसलाइक करते थे, मतलब आपसे डिस्कशन से ये पता चल रहा है जो आपकी हुई प्राइम मिनिस्टर से। अब ये देख ले, मैं आपको बताऊं, मेरी बातें तो छोड़ देना,
प्राइम मिनिस्टर साहब की जो तकारीर है अपने मुंह पे हाथ है, जिस तरह 6 साल का बच्चा 6 साल का बच्चा दूसरे बच्चे को कहता है मेरी गली में आना मैं तुम्हें बताऊंगा, मुंह पे हाथ फेर नहीं है, मुंह पे हाथ फेर के नहीं कहा था कि मैं तुम लोग को अभी बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, शहबाज शरीफ के हवाले से क्या प्राइम मिनिस्टर ने आपको कहा कि इनको गिरफ्तार कर लें और चाहे शवाहिद हैं कवायद हैं या नहीं है गिरफ्तार कर लें इन्हें? अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये मुख्तलिफ बातें मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे हुई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक ही बात एक ही वक्त में हुई, मतलब मुख्तलिफ बातें मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे हुई। मतलब कभी उन्होंने ये कह दिया मोहम्मद बिन सलमान वाली बात, उन्होंने कहा कि मैं क्या सऊदी अरेबिया, एक कोई बात हुई, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या बात थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं कानून ये नहीं, लॉ ये बात कर। तो फिर वो थोड़ा सा वो सऊदी अरेबिया से वापस आए थे, उनका मैं सऊदी अरब गया तो उन्होंने रिकवरी इस तरह की है, तुम्हें पता ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तुम नहीं चलूंगा उधर मोहम्मद, मैं तुम्हें बात करता हूँ, तुम हमेशा बात करते हो कानून और लॉ की, तो मैं खामोश हो गया। मतलब प्राइम मिनिस्टर आपसे कहा मोहम्मद बिन सलमान जो चाहे कर लेता था, तो मुझे भी इस तरह मुझे भी ट्रीट किया जाए इधर एज अ प्राइम मिनिस्टर? नहीं, उसको कोई बहस नहीं करता, बहस कोई नहीं करता, चाहता कर लेता। मैंने कहा सर यहाँ पे डेमोक्रेसी और कोर्टें आजाद है ना, बोले नहीं छोड़ो ना, मैं तुम्हें जो कहता हूँ वो करो। तो मतलब एक बात करो, नॉट दैट के कोई मतलब इस तरह की बात ही, लेकिन जाहिर है उनके ज़हन में ये होगा कि सऊदी अरब और या चाइना या मतलब इस तरह होता है, इस तरह की चीजें। अच्छा सर, ये जो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी आपने नहीं की प्राइम मिनिस्टर के कहने पर, क्योंकि आप कह रहे थे आपके पास फैक्ट्स नहीं है, जो पहली गिरफ्तारी उसकी हुई, लेकिन नैब ने उनकी गिरफ्तारी कर दी, उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर से मिले, तो आपकी क्या डिस्कशन हुई उनके साथ इसको लेके? मुझे याद है एक दिन पहले शायद शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए थे, या तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कहा था ना कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करो, तो पकड़ लो उसको। तो मैंने कहा जी सर, तो जाहिर है बंदा वही होता है कि मतलब खामोश। तो उन्होंने कहा देखो मैंने उसको एक ही फोन किया, उसने दूसरे दिन पकड़ लिया उसको। ये पब्लिक मीटिंग में कहा था, ये दूसरे बैरिकेड्स भी सेक्रेटरी मौजूद थे। तो इसमें वो वफादारी वाली बात कहाँ से आ गई? प्राइम मिनिस्टर आपको जता रहे थे कि आप वफादार नहीं है, जो वफादार उन्होंने काम दिखा दिया गिरफ्तारी वाला। उधर ही होगा, इसको कहते हैं वफादारी, इसको कहते हैं लॉयल्टी, नॉट वफादारी, लॉयल्टी। अच्छा, लेकिन सर बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर आपको कह रहे थे कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाए और नैब ने गिरफ्तार कर लिया, उनके पास कुछ शवाहिद तो होंगे, तो आप क्यों नहीं कर रहे थे? आपको भी करना चाहिए, यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट। बिल्कुल कामरान साहब, आप बिल्कुल जायज क्वेश्चन है। मुझे भिजवाया गया था पंजाब, अकबर दुरानी साहब ने एक मीटिंग भी कॉल की थी, पूरे सेक्रेटरीज ने मुझे रिकॉर्ड दिया था, पंजाब FIA ने सारा रिकॉर्ड जो हमने एवेल्यूएट किया था, और हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी यही बताया था कि ये प्रोविंशियल मैंडेट है, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। तो मैंने कहा कि जी प्रोविंशियल एंटी करप्शन कर सकते, हम नहीं कर सकते, हमारा मैंडेट ही नहीं है, हमारे TORs भी नहीं आते। फिर शायद उन्होंने एंटी करप्शन को कहा होगा, या फिर नैब का थोड़ा सा ये है कि नैब लॉज में वो प्रोविंशियल और फेडरल दोनों ही कर सकते। आपने गिरफ्तार नहीं किया, बेसिकली नैब से गिरफ्तार करा के प्राइम मिनिस्टर ने आपको कहा देखे जी इसको कहते हैं लॉयल्टी। अच्छा, नवाज शरीफ के हवाले से कभी कोई बात हुई आपकी और प्राइम मिनिस्टर की? मैं ये कह रहा हूँ कि एक मरतबा हुई वो बात, तो मुझे याद रहे ना, कई मरतबा ये था कि इनको यहाँ पर मतलब छोड़ना नहीं, वो तो मेरे सामने थोड़ी बात करते, वो तो जलसे आम में भी बात करते, छोड़ूंगा नहीं। सर आपकी साइड डिस्कशन चलता ये कि आप एक अहम पोस्ट पे फाइज थे, बशीर मेमन साहब, आप DG थे FIA के, और प्राइम मिनिस्टर आपको ये कह रहे थे कि बगैर सबूत के ऑपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया जाए, मसलन राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज, इन सबको गिरफ्तार किया जाए बगैर सबूत के। बिल्कुल, और इसमें मैं नाम ऐड करूंगा खुर्शीद शाह, नफीसा शाह साहबा, मुस्तफा नवाज खोखर, मतलब ये एक नहीं जितने भी है, असम यार वली, वो मुझे तो नहीं पता ना, असम यार वली की प्रॉपर्टीज है मलेशिया में जाकर के वो सबूत है, मलेशिया की प्रॉपर्टी ठीक है या नहीं, लेकिन सबूत है या नहीं, उनको पकड़ो। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हो अपोजिशन को पकड़ो, आप ये कह रहे हैं, आपसे ये बातें होती थी। उनका ये डायरेक्शन होता था कि फिलहाल पकड़ लो, बाद में देखेंगे, फिलहाल तो पकड़ो ना। अच्छा। देखिए मैंने कहा सर हम नहीं कर सकते, हमारा एक रूल्स है, प्रोसीजर है, और फिर आप मेहरबानी करें, मतलब जाहिर है कानूनी तो जाहिर है फिर मतलब हो जाता है इंक्वायरी स्टेज पे। राना सनाउल्लाह को भी पकड़ने के लिए कहा था प्राइम मिनिस्टर ने आपसे, सबूत है या नहीं है? हाँ, उसका भी नाम आता था, एहसन इकबाल का, शाहिद खाकान अब्बासी से, जावेद रती, ये जो अभी पकड़ा गया
जावेद लतीफ। और आप कहते थे कि सर हमारे पास सबूत नहीं है तो इनको कैसे गिरफ्तार करें? सर बात तो सही है, लेकिन यह कि हम क्यों, हमने कहा कि जी हम नहीं करते बस। और अच्छा सर, ये अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी जो है, इनका बड़ा है मामला। बस लास्ट 2 क्वेश्चंस। ये आरिफ नकवी साहब जो है, इनके मतलब कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर के दोस्त थे ये, और आपने कोई उनके खिलाफ इंक्वायरी शायद शुरू की हुई थी। प्राइम मिनिस्टर को नाराज भी हो गए थे आपसे। थोड़ा इस वाक़े के बारे में बताएंगे सर लोगों को, आरिफ नकवी के? बात नहीं थी जो 3-4 मरतबा और पब्लिकली प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा था कि ये मेरा दोस्त है, तुम्हें पता नहीं है, मुझे इलेक्शन में बड़ी मदद करता रहा है। अच्छा। और अकेले में भी नहीं कहा, ये नहीं है कि कोई सीक्रेट नहीं कहा, उन्होंने सब सामने कहा। जिस तरह आरिफ ने इनका नंबर दिया हेथरो एयरपोर्ट पे, मैंने को नंबर दिया, तो उसने मुझे कहा कि आरिफ वकील ने कहा तुमने उसको तबाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अबराज ग्रुप को ये कर दिया, वो कर दिया। ये तो सबके सामने बात है, अकेले में थोड़ी बात है। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा आप आरिफ नकवी ने मेरी पार्टी में फंडिंग वगैरह की है, वो आपने उसको तबाह कर दिया। आप आरिफ नकवी से क्या चाह रहे थे? आपका क्या केस था उन पे? मेरा मौक़िफ़ ये था कि उसकी तरफ, उसकी कंपनी की तरफ, के इलेक्ट्रिक की तरफ 87 अरब रुपया है स्विस सदर्न गैस का, और वो पैसे दे, रिकवरी दे। ये और प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि जी मेरे दोस्त हैं, इनको छोड़ दो। नहीं, वो कहते थे कि तुमने इसको तबाह कर दिया। मतलब उनका तो ये ओपिनियन था कि ये इंक्वायरी बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, इंक्वायरी होनी नहीं चाहिए उसके खिलाफ। अच्छा, बर्बाद कर दिया। वो शंघाई इलेक्ट्रिक आ रहा था, तो मैंने कहा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के वो दोस्त है तो वो इंक्वायरी होनी नहीं चाहिए, आप ये कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आपको कहा, आपका ये बयान है। शहजाद अकबर, लास्ट क्वेश्चन, शहजाद अकबर और फरोग नसीम साहब ने आपकी बातों को जो है ना वो चैलेंज कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि इस तरह की कोई ना मुलाकातें हुई, ना जैसे फाइज ईसा से मुलाकात का कोई रेफरेंस हुआ। उन्होंने आप पे बल्कि 50 करोड़ हटाने का दावा भी कर दिया है। तो आर यू रेडी फॉर द लीगल बैटल? मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल मैं उसको लीगली फेस करूंगा। दूसरा ये है कि मैं तो कहता हूँ ये मिनिस्टर साहब है, मिनिस्टर लॉ है, ये लिखे सुप्रीम कोर्ट को, अटॉर्नी जनरल साहब को लिखे, और वो सुप्रीम कोर्ट को लिखे कि एक जज को बिठा के इंक्वायरी करवा दें, बहुत अच्छा होगा। और लॉ मिनिस्टर है ना, लॉ मिनिस्टर है, और स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर है, वो एक चिट्ठी लिखे सुप्रीम कोर्ट के, तो वो एक इंक्वायरी कमेटी बताए जो बैठ के सुप्रीम कोर्ट बैठ के इस पे इंक्वायरी करे सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन मेमन साहब आपके पास अपनी बातों को सबूत है या योर वर्ड्स अगेंस्ट देयर वर्ड्स, ये हिसाब चल रहा है? नहीं, अल्लाह ताला खैर करेगा। मतलब मैं आई एम अ पुलिस ऑफिसर, आई नो व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड। बहुत शुक्रिया। बशीर मेमन साहब कह रहे थे कि आई एम अ पुलिस ऑफिसर, मुझे पता है कि मेरे पास, उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ये तासुर दिया उन्होंने, और उनके पास एविडेंस है। मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब, अली नवाज ईमान साहब, बहुत वार्म वेलकम। अली नवाज ईमान साहब, ये जो बशीर मेमन साहब ने बातें की हैं उसके ऊपर कमेंट तो आपके करना बनता है, लेकिन पहले सुन लें कि इस पर मरीम नवाज साहिबा ने किस तरह उसको देखा है। देन यू हैव अ राइट टू स्पीक। जी सुनवा दें ज़रा। कभी किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर इस किस्म के घिनौने जराइम का इर्तिकाब नहीं हुआ जो बशीर मेमन साहब की गवाही कल आई है। अब लोगों को समझ आ गई है कि सिसिलियन माफियाज क्या होते हैं। ये तो माफियाज के जो डॉन्स होते हैं या जो गैंग्स के सरबराह होते हैं, कभी उन्होंने इस किस्म की हरकतें नहीं की जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को इस्तेमाल करके हो रही हैं। और आप इदारों के सरबराहों को बुलाकर ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ ये मुकदमा करो, उसको गिरफ्तार करो, मरियम नवाज के खिलाफ ये मुकदमा करो। हर महाज पे आप एपिक फेलियर है, आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठकर सिटिंग जज के खिलाफ साजिश की, बैठकर आपने कहा उसको गिरफ्तार करो, उन्होंने खड़े होकर एक दहशतगर्द जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस वक्त बैठा हुआ है, मुसल्लत है हम लोगों के सरों के ऊपर, उसकी साजिशों का मुकाबला करके उनको एक्सपोज किया। आप उस दिन का सोचें जिस दिन आपकी हुकूमत खत्म होगी, आपका हाल क्या होगा उस दिन। ये जवाब उनको देना पड़ेगा। ये कोई बनाना रिपब्लिक है क्या? वहाँ भी ऐसा नहीं होता। अली नवाज ईमान साहब, बशीर मेमन साहब की गुफ्तगू सुन के लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कवायद और ज़वायद के बगैर ऑपोजिशन को बस जेल में डालना चाहते थे। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? हाँ, थैंक यू। मैं पिछली दफ़ा आया था तो आपने खाकान अब्बासी साहब को सुना दिया था, और अब इनको उनके कलाई को सुना दिया। ये भी खाकान अब्बासी साहब इनकी प्रमोशन करके इनको इस्लामाबाद लेके आए थे, DGFIA लगाया था इनको, बशीर मेमन साहब को। अच्छा। और अब बातें भी सुनी कि जी गली मोहल्ले में भी कोई इस तरह नहीं करता जिस तरह प्राइम मिनिस्टर। ये कोई इंटरनल आपको लग नहीं रहा कोई इंटरनल रिफ्ट है? अगर
प्राइम मिनिस्टर ने ये कहना होता तो इस जैसे ऑफिसर, लेट सपोज जो जिनको खाकान अब्बासी ने प्रमोट करवाया, 3 ही बंदे सिंध से प्रमोट हुए थे, उनमें से एक ये थे, फिर उसको DG FIA लगवाया इसलिए था कि फेक अकाउंट केस चल रहा था, उस पर पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे, याद होगा आपको चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसके ऊपर, और उसके बाद वो ये इस तरह की बातें नहीं करेगा तो किस तरह की करेगा। और ये कोई नई बात तो की नहीं उन्होंने पहले, क्योंकि सिविल सर्विस एक्ट आपको रोकता है 2 साल, आप उससे पहले कोई बात कर नहीं सकते, ना सियासत में आ सकते हैं। तो अब इन्होंने एक सियासत में एंट्री की है। पहले 3-4 महीने पहले इन्होंने यही शाहजेब खानजादा ने प्रोग्राम किया था, गशकोरी साहब उसके उन्होंने ये सारे रिवील किए थे इन्हीं के बिहाफ पे, उस वक्त वो जराए थे, आज खुल के सामने आ गए। अच्छी बात है आगे, लेकिन ये आपके ख्याल में इनमें से कोई बात देखिए मैं जी बिल्कुल, मतलब आप किस बात पे यकीन करेंगे। देखें आप, ये FIA किसके नीचे आती है? प्राइम मिनिस्टर के थ्रू इंटीरियर मिनिस्ट्री। आजम सुल्तान साहब को सब जानते हैं, सेक्रेटरी इंटीरियर हैं, बड़े दबंग ऑफिसर थे, उनको बाईपास करके डायरेक्ट इनको हुक्म देना और ये डायरेक्ट उनको ना करते थे प्राइम मिनिस्टर को। ये मतलब ये क्या पिद्दी का शोरबा, और ये इस तरह की बातें, और इनको आप 8 बजे वाले टाइम पे ले रहे हैं। अब देखें, और जो मरियम ने बात की, नून लीग की जो सियासत है ना कामरान भाई, वो बड़ी मजेदार है जी। जब ये हुकूमत में होते हैं तो ये अपने आप को हलाकू खां पोस्ट करते हैं, जब ये अली भाई उनके पास सारा एविडेंस है। मैं बता दूं आपको, लास्ट सवाल का जो जवाब दिया ना, जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि मेरे पास सारा एविडेंस है, और जब आप कोर्ट में जाएंगे, मैं चाहता हूं आप कोर्ट में जाएं, मैं एविडेंस के साथ बात करूंगा कि कहां उन्होंने कहा मरियम नवाज दहशतगर्दी का मुकदमा बनाओ। जी, वो लीगल नोट का जवाब दे रहे हैं। हाँ जी सर, 8:18 हो गए, 10 मिनट आपने मुझे उनकी कहावतें सुनाई हैं। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, आपने मुझे इंटरप्ट कर आपसे बात कर रहा हूं। पहले कोई रह गई तो पहले कामरान भाई सारे सवाल कर ले, मैं जवाब सर आपके सवाल से जवाब उठ रहा है ना, अनइंटरप्टेड बोलने तो देना यार। बोले जी अनइंटरप्टेड, आप बोले करते जा रहे हैं, जवाब मांग भाई आपकी वजह से तीसरा गेस्ट ड्रॉप कर दिया हमने। आप बोले, सवाल भी खुद करना है, बोले यार, कोई जवाब है आपके पास तो बोले मेहरबानी। नहीं, सवाल आपके पास है, जवाब मेरे पास है। जवाब सुनने की जवाब दे, तो मेरे से जवाब हिम्मत तो आपकी। अगर आप मेरे सवाल पे ही बोलते रहेंगे, अपने सवाल का दर्द सवाल करते रहेंगे, मुझे अली नवाज ईमान साहब 1 मिनट आपने ज़ाया कर दिया है इस डिस्कशन में, आपको टाइम नहीं मिल रहा। अब मैं बोल नहीं रहा, बोले कोई डिक्टेटर नहीं है, डिक्टेटर तो कहीं और बैठे हुए हैं। जी सुने, अभी इनको लीगल नोटिस चला गया है, और कोर्ट ऑफ लॉ में इनको ये प्रूफ करना पड़ेगा, और आपके सामने सारे हकाइक आ जाएंगे। इसके बाद मैंने कहा कि नून लीग की सियासत, क्योंकि मरियम का बयान भी आपने चलाया कि नून लीग की सियासत ये है कि जब वो हुकूमत में आते हैं तो अपने हलाकू खान पोस्ट करते हैं अपने आप को, जैसी ऑपोजिशन में आते हैं बहादुर शाह जफर बन जाते हैं। और दरअसल में इनकी सारी जो सियासत है मीर जाफर मीर सादिक की सियासत है। आगे ये देखें इनका क्या, आप तारिक मलिक को भूल गए, उसकी पूरी फैमिली के खिलाफ पर्चे दिए, उससे जबरदस्ती इस्तीफा लिया। सर मैं ये कह रहा हूं, अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए आपको, आर यू रेडी फॉर इट? बात कर रहा हूं। फिर आपने पैमरा चीफ रशीद चौधरी की बात करता हूं, किस तरह उसे इस्तीफा लिया गया, किस तरह उसे हटाया गया। अली नवाज ईमान साहब मेरी एक बात तो सुन लेना, किस तरह से अगर उन्होंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, आके हमें पोस्ट कर रहे हैं, बड़ी ज्यादती है। और जुडिशरी का एहतराम होना चाहिए। कौन बीबी रही है, कैलबरी फॉन्ट वाली बीबी ये कह रही है, जो कहती है पाकिस्तान, तो क्या पाकिस्तान से बाहर भी मेरी कोई जायदाद नहीं है? जो बीबी कहती है अगर मेरी जायदाद का पूछना है तो दादा अब्बू से पूछो, मेरे भाइयों से पूछो, मेरे अब्बू से पूछो तो वो कहते हैं बबलुओं से पूछो। अब किन की बात कर रहे हैं कामरान भाई, और किन की बात को बेस बना रहे हैं? पनामा केस में भाई बशीर मेमन का कोई ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं है अली नवाज ईमान साहब, और अब जब तक उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया था तब तक आपने ये बात भी नहीं की थी खाकान अब्बासी। सुन तो ले, अब बात तो सुन ले सर, इररिलेवेंट नहीं है, उसने गवाही दी है। अगर वो इतना गटसी, उसने गवाही दी है। बात ये करो कामरान भाई, अगर वो ये समझता था कि हुकूमत उस पर दबाव डाल रही तो फिल फॉर उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ही रिजाइंड आखिरी दिनों तक क्यों वेट करता रहा? वो ये नहीं जी, इस तरह नहीं रिजाइन किया भाईजान उन्होंने। हुकूमत ने जब उनकी ट्रांसफर हुई, उन्होंने कहा मुझे अनसेरेमोनियल तरीके से मुझे ट्रांसफर किया गया है। जब बंदा आखिरी टाइम पे होता है अपनी रिटायरमेंट के, हमारे नॉर्म्स ये हैं, हमारा कल्चर ये है सिविल सर्विस का कि हमें पोस्ट आउट नहीं किया जाता। तो आपने मुझे पोस्ट आउट कर दिया तो इसलिए मैंने रिजाइन किया है। ये इतना ये अपने आप को जो वो रिस्पॉन्स आ गया ना कि मैं बहुत टार्जन हूं, ये निकल आएगा टार्जनशिप इनकी। ठीक है, वो तो आप निकाल देंगे भाई। मैं जो अगर तो इनकी बातें 10% भी ठीक हैं जो इन्होंने बता दी है, तो उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि आप लोगों के नज़दीक कानून की कोई वैल्यू नहीं है। अगर 10% ही बातें सही हैं, अगर ये सारी बातें आप अली नवाज ईमान से सुन तो लेना मेरी बात,
अगर ये सारी बातें सही, मैं तो कह रहा हूँ इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, वो कह रहे हैं मेरे पास इसका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी है कि प्राइम मिनिस्टर ने कब कब कहा कि मरियम नवाज पे, नवाज शरीफ पे, फलां पे दहशतगर्दी का मुकदमा बना दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस दहशतगर्दी का मुकदमा, राना सनाउल्लाह, ये वो पूरी ऑपोजिशन को ले लेकर उन्होंने कहा छोड़ना नहीं मैंने इनको, और यहाँ तक कहा कि सऊदी फरमा रवा जो उसकी कोई बात टालता नहीं है। और आप तो कहने का मतलब ये बेंट ऑफ माइंड अगर ये है तो फिर तो इस मुल्क में डेमोक्रेसी फौत होगी आपके दौर में, आपकी हुकूमत में। लेकिन चले आपने एक इशू उठाया और सारी डेमोक्रेसी बशीर मेमन साहब ही बताएंगे। मोहसिन रांझा साहब उन्होंने कहा कि जनाब इनकी तो गवाही की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि शायद खाकान अब्बासी ने इनको लगाया था। एक तो ये इस सवाल का जवाब दे दें और प्रमोशन दी थी, और दूसरा मुझे हालांकि बशीर मेमन साहब ने कहा कि मेरा शरीफ फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं, कभी मैं उनसे मिला भी नहीं ज़ाती तौर पे, लेकिन बहरहाल इन्होंने ये बात कही, इसका भी जवाब दे दें। दूसरा ये मरियम नवाज ने जो कहा है ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं कर दिया, प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक दहशतगर्द बैठा हुआ है और ये और वो, ज़्यादा नहीं हो गया? देखिए, मैं कामरान साहब एक बात कहूँगा इंतहाई एहतराम से कि पाकिस्तान की सियासत में आप इमरान खान जब अभी इक़्तिदार की कुर्सी और ऐवान इक़्तिदार की सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़े थे, तो डी चौक में जब कंटेनर में चढ़ के जो ये ज़ुबान इस्तेमाल करते थे अपने मुखालफीन के बारे में, जो फ़िक्रे कसते थे, वो ज़ुबान और वो फ़िक्रे सुनने के बाद मेरे ख़्याल से पूरी कौम को अंदाज़ा हो गया कि इमरान खान साहब किस तरह सोचते हैं, उनका सोचने का तरीक़ाकार क्या है, और वो अपने मुखालफीन तक किस हद तक जाएंगे। जो उस वक्त कहते थे आईजी को कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, माफ़ नहीं करूंगा, तो आपने देख लिया वो टेम्परमेंट कि वही बंदा जो डी चौक में खड़ा होकर ये दावे करता था, उस बंदे ने जब वज़ीर आज़म हाउस में कदम रखा तो उसने वो जो दावे कंटेनर पे चढ़ के किए थे कि मैं गिरेबान से पकड़ के घसीटूंगा, मैं लटका दूंगा, तुम्हें फांसी पे लटका दूंगा, और पता नहीं क्या क्या ऐसे अल्फाज जो कि मैं जिन पे तबसरा करना भी यहाँ पे मुनासिब नहीं समझता, ऐसी गुफ्तगू की गई। और वो आपने उसका अमली जामा जो है वो आपने देख लिया कि एक अफसर बशीर मेमन साहब की शक्ल में, और इस तरह के कई अफसरान हैं। शहजाद अकबर साहब जिस दिन इक़्तिदार इनका ख़त्म होगा तो आप यकीन मानिए मुतासरीन शहजाद अकबर जिनको थ्रेट करके ब्लैकमेल करके लोगों से बयानात लिए गए, लोगों के ख़िलाफ़ झूठे केसेस बनाए गए, एंटी करप्शन में से लोग आपके सामने आएंगे, नैब में से लोग आपके सामने आएंगे, FBR में से लोग आपके सामने आएंगे, FIA से आपके लोग सामने आएंगे, और इतने ज़्यादा लोग सामने आएंगे जो ये बताएंगे कि शहजाद अकबर बैठ के हमें क्या क्या बातें करता था। अभी तो वो मुलाजमत में बैठे हैं तो इसलिए खामोश हैं। तो ये तो बेसिकली इनका तरीक़ाकार आप देख लें, ये एक इंतकामी कार्रवाई करने वाली हुकूमत है, और इन्होंने अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ हर किस्म का, अब आप देख लें कि राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ एक मुकदमा बनाया गया, और उस मुकदमे को पाकिस्तान की जागस आई हुई कि इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन, जो कि यूरोपियन यूनियन और तमाम दुनिया की पार्लियामेंट्स के का जो एक अदारा है जिसमें तमाम दुनिया के पार्लियामेंट के नुमाइंदे जाते हैं, उसने राना सनाउल्लाह के केस के बारे में हुकूमत पंजाब के हवाले से, हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं। लेकिन राजा साहब आप लीगली इसके ऊपर क्या करना चाहेंगे? मतलब का मकाम है, शरफ से डूब मरने का मुकाम तो होगा या नहीं होगा, लेकिन आप इस पे लीगली क्या करना चाहेंगे मजीद फर्दर, जो बशीर मेमन साहब ने कहा है? देखें, वो आपने बात दुरुस्त की, शर्म से डूब मरने का मकाम, वो बात तो होता है कि परवाह मैंने नहीं कहा, आपने कही है, आती जाती जी मेरे तो ना पाओ, आप भी बड़े शरारती हैं, बहुत ज्यादा लगी है बशीर मेमन में अली नवाज अमान साहब ने जी नहीं हाँ जी नहीं वो अच्छा देखें, मेरा तो ये ख्याल से इस पे बिल्कुल किसी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना चाहिए। अच्छा, और एक पाकिस्तान के एक सीरियस मामला है कि देखें जजेस के हवाले से भी गुफ्तगू चले, सियासतदानों को तो आप समझ लेना कि वो तो बेचारे हैं ही कुछ नहीं ना, वो तो हर बारी कुर्बानी देते हैं, शुरू हो जाए 1970 से 60 से, तो सियासतदानों की तो ये लंबी लाइन है। तो लेकिन यार ये जो आप कह रहे हैं हमारे सियासतदान बेचारे, अच्छा जजेस का बता दें उसके बाद आता हूँ मैं जी, जजेस के साथ क्या हो रहा है जनाब? वो सुरखरू हो गए फाइज साहब। देखें जो उन्होंने वहाँ पर बातचीत की, जो जजेस के हवाले से बातचीत हुई है, जो उन्होंने कहा कि मेरे रेफरेंस बनाया जाए, ज़बरदस्ती कहा गया रेफरेंस बनाया जाए, आज तक आपने कभी सुना है? कि मैंने नहीं सुना, आता कि मेरा भी लॉ का बैकग्राउंड है मैं भी वजारत कानून के लेफ़्ट राइट पार्लिमानी अमूर का वज़ीर मुमलिकत भी रहा हूँ, देखता रहा हूँ कि मिनिस्टर्स किस तरह से जजेस की एहतराम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के हवाले से कभी किसी मामले खसूसी का या मुशीर की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ ज़बरदस्ती प्रेशर। लेकिन आपके नज़दीक ये बशीर मेमन साहब की गवाही जो है आपके नज़दीक क्रेडिबल है? जो इतनी बड़ी बड़ी बात उन्होंने कर दी कि जस्टिस फाइजा के मतलब भी प्राइम मिनिस्टर उनकी टीम उनको कह रही थी कि जी आप केस बनाएं, चाहे जुरिस्डिक्शन है या नहीं है आपकी, मतलब आर यू गोइंग टू बिलीव दैट? आप बिलीव कर रहे हैं क्योंकि आपके ओपोनेंट है इसलिए?
देखें नुकसान हो रहा है। वो तो अपनी गवाही देंगे और जाहिर है अगर कोई किसी किस्म की कानूनी प्रोसीडिंग्स होंगी तो वो तो अपना एफिडेविट साथ देने के लिए तैयार हैं। वो तो कह रहे हैं कि मेरे पास दस्तावेजी सबूत हैं, तो बिल्कुल जाहिर सही वो है। एफिडेविट भी साथ देंगे। सर आपका ये पॉइंट आ गया, मैं ब्रेक के लिए जाऊंगा, ब्रेक से वापस वापस आऊंगा तो अली नवाज इमाम साहब ने एक दो बड़े अहम और सवालों के जवाब देने हैं। ये अबराज ग्रुप के जो आरिफ नकवी साहब हैं, इनके मुतालिक जब वो पकड़े भी गए अमेरिका में तो उन्होंने अपने फ्रेंड के तौर पे प्राइम मिनिस्टर का नाम दिया था। तो ये आरिफ नकवी के बारे में तो बड़ी डैमेजिंग गुफ्तगू की है बशीर मेमन साहब ने। ये भी पूछेंगे अली नवाज इमाम साहब से कि वो ये कह रहे हैं कि जी उनके खिलाफ 87 अरब पाकिस्तानी कौम का वाजिब लदा था जो केस FIA ने बनाया हुआ था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरा दोस्त है, तुमने इसको तबाह कर दिया, छोड़ो इसको। यानी वो नाखुश थे इनकी इन्वेस्टिगेशन से। तो ये अगर मामला सच्चा निकला है तो फिर तो मेरा ख्याल से बहुत ही डैमेजिंग बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन ऑब्वियसली अली नवाज इमाम साहब को टाइम दूंगा और उनकी डिमांड ये अनइंटरप्रेट दिया जाए तो चलें ठीक है, वो बोलने के दफ़ा फिर सवालात करूँगा उनसे एक ब्रेक के बाद। लेकिन सब कुछ तो बशीर मेमन साहब के इंकशाफात जो है उसके ऊपर वाक़तन इंक्वायरी बैठनी चाहिए, क्योंकि उससे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का इमेज जो है वो बहुत ही टार्निश हुआ है, मुतासिर हो रहा है, चाहे मुबैना तौर पर हो रहा है। वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि शहबाज शरीफ को जब गिरफ्तार नहीं किया उनके कहने पर बशीर मेमन ने, तो नैब से गिरफ्तार करा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा देखो ये होती है लॉयल्टी बशीर मेमन को। मरीम नवाज दहशतगर्दी का मुकदमा बनवाने की कोशिश की प्राइम मिनिस्टर ने, जब बशीर मेमन ने इनकार किया तो नाराज़ हो गए। लेकिन और सबसे ज़्यादा डैमेजिंग, और साथ ये भी कहा कि मोहम्मद सलमान जो है उसके फैसलों को तो कोई इनकार नहीं करता, सऊदी फरमानरवा जो है तो आप क्यों कर रहे हैं मेरे उसको फैसलों से इनकार करें। लेकिन और सबसे ज़्यादा डैमेजिंग बात जो है, अगर ये खुदा न खास्ता सही हुई, अली नवाज इमाम साहब जो अबराज ग्रुप के हैं आरिफ नकवी साहब, जिनके मुतालिक प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि बेसिकली इनको आप कुछ ना कहें, आपने इनको तबाह कर दिया आपकी इंक्वायरी ने, इसके मुतालिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा, क्योंकि अवाम के 87 अरब रुपए का मामला था अगर प्राइम मिनिस्टर बचा रहे थे उन्हें। बशार बशीर मेमन साहब 3 साल DG FIA रहे, मेरा ख्याल है तो उन्हें अच्छी तहकीकात करनी चाहिए थी और उसे इस केस को प्रॉपर पाया तकमील तक पहुंचाना चाहिए था। क्योंकि अबराज ग्रुप आपको पता है पाकिस्तान में K इलेक्ट्रिक में पहली दफ़ा उस वक्त आया था जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तरीके इंसाफ की किसी जगह भी गवर्नमेंट नहीं थी। आपको वॉल स्ट्रीट जर्नल का वो स्टोरी भी याद होगी जिसमें नवीद मलिक के थ्रू $20 मिलियन ऑफ़र किए गए थे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अगर आपको वो भी याद होगा। क्यों पर दोस्त वो इमरान खान के, आप मुझे बताते हैं इमरान खान साहब ने अबराज नकवी के साथ कोई मुआहदा किया हो, पाकिस्तान की कोई एंटिटी के साथ कोई मुआहदा किया हो, कोई MOU हो, अगर आप कहते हैं उनके वो एक पाकिस्तानी थे, पूरी दुनिया में वो काम कर रहे थे, इसी तरह इमरान खान साहब पूरी दुनिया में जाते हैं, उन्होंने वहाँ फंड्स भी इकट्ठे किए हैं, चाहे वो शौकत खानम हो, चाहे नमल यूनिवर्सिटी हो, चाहे PTI हो। और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, असल मसला ये है कि क्योंकि मेमन साहब ने कह दिया और वो तो हदीस हो गई है, वो तो नाउज़ुबिल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई है, तो उनका जो पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक था वो भी ख़त्म हो गया। जो नवाज शरीफ वाले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा वो भी गलत हो गया। पर क्योंकि अब अबराज नकवी साहब, क्योंकि बशीर मेमन ने कह दिया था, वो उनके दोस्त थे और उन्होंने कहा था हमें ये बात मान लेनी चाहिए। अब आगे मैं लोगों पे छोड़ता हूँ और आप पे छोड़ता हूँ कि एक ऐसे आदमी को क्या सीरियस लिया जाए और उस पर क्या बहस। मैंने आपसे कहा इंक्वायरी होनी चाहिए, पहले मुझसे बात की थी, मैंने आपको बाहर, मैं कह रहा हूँ सबकी देखें किस किस की होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, इसमें तो दो राय ही नहीं है ना कामरान भाई, तो बिल्कुल ठीक बात है। बासित अली साहब जो हमारे हाई कमिश्नर थे इंडिया के अंदर, उन्होंने कुछ रिवील्स किए थे कि सर्जन जनरल किस तरह इस्तेमाल होता था नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के दरमियान पैगाम रसानी में, चाहे वो मसला हो हुर्रियत लीडर्स का, चाहे एक अभिनंदन का मसला हो, सॉरी दूसरा जंदाल का मसला, दूसरा जो एक और बंदा था जो अभी अंदर है कोर्ट के, उसके अंदर जो उसके पैगामात की रसाई होती थी वो उसके दरमियान आप जो बासित अली ने कहा कि हाई कमीशन को पीछे, सवाल है आपसे, हाई कमीशन को पीछे छोड़ के बारों बार ये सारा किया जाता था। बासित अली साहब की भी होनी चाहिए, तारिक मलिक साहब की भी होनी चाहिए, रशीद भट्टी साहब पैमरा को किस तरह हटाएगा वो भी होनी चाहिए, और बिल्कुल बशीर मेमन साहब की भी होनी चाहिए। वंस फॉर ऑल ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये सारी इंक्वायरियां भी आपने करनी है जिनके आपने नाम लिए, क्योंकि नवाज शरीफ तो पावर में नहीं है, आप हुकूमत में हैं, ठीक है ना, एक बात। दूसरी बात ये कि अब नहीं कामरान भाई, ये आपकी अच्छी हमेशा अच्छी बात रही है, हमेशा अच्छी बात रही है, आप इखलाकियात और हायर मॉरल ग्राउंड का तकाजा हमसे ही करते हैं, बाकी आपको पता है बाकी दो पार्टीज तो नहीं पावर में आप है ना इस वक्त सर, इस आपसी बात करिए, इंक्वायरी तो आपने करानी, दूसरी बात इल्जाम भी आप पे लग रहा है, जब वो थे वो नहीं, मेरी बात तो सुन लें सर, जब वो नहीं थे वो आपको टाइम दे रहा हूं, अब शुगर की अगर जी टाइम आपको इतना मिल रहा है सर, फिर भी आप खुश नहीं है। आप कह रहे हैं कि जी ये जो इन्वेस्टिगेशन थी पूरी होनी चाहिए थी। आपसे मैं कैसे ना खुश हो सकता हूं? एक मिनट, नहीं आज तो आप स्पेशली आज तशरीफ लाएं, तो मैं वैसे ही आपको कुछ बोल ही नहीं रहा, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं मेरा ख्याल से। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ये जो डॉक्टर रिजवान अख्तर को आपने चेंज किया है,
आप कह रहे हैं कि जी ये जो DGFI इन्होंने इंक्वायरी पूरी नहीं की प्राइम मिनिस्टर के, अगर वो दोस्त थे उनके ऊपर क्यों नहीं की, आरिफ नकवी साहब के ऊपर, और जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है उसको तो आप चेंज कर देते हैं। अभी कल राजा रियाज बुलंद बांग कह रहे थे कि जनाब वो शहजाद अकबर को भी प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया चेंज कर दिया इंक्वायरी से, जो जहांगीर तरीन पे हो रही है उसको, डॉक्टर रिजवान अख्तर को आपने पहले चेंज कर दिया इंक्वायरी से, जो FIA के JIT टीम के सरबराह थे। तो सर आप तो अभी आपके अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं तरीन ग्रुप के कि आपने रिलीफ देने के लिए तरीन साहब को ये सब कुछ किया है, तो आरिफ नकवी के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होने पे आपने बुरा मना लिया होगा जी। अब इसका जवाब दे, इकट्ठे मिला गए। आरिफ नकवी की जो मैंने इन्वेस्टिगेशन की, मैंने कहा बिल्कुल होनी चाहिए, पर मैंने थोड़ा उसका पस मंज़र बता दिया। और ये बात फिर मैं यही बात करूंगा क्योंकि अब एक्सपेक्ट हमारी गवर्नमेंट से करते हैं और हमने यही हायर स्टैंडर्ड सेट, क्योंकि उन्होंने अपने अदवार में ये काम नहीं किए हुए। मैं ये बात करता हूँ कि इनके ऊपर जो कमेटीज़ होनी है सब में इनको शामिल कर लिया जाए। दूसरी जहांगीर तरीन की जो बात आई, मुझे बताया अगर वो रिप्लेस हुए तो किससे रिप्लेस हुए, उस बंदे नहीं, उनकी इन्वेस्टिगेशन जहांगीर तरीन की दे दी गई है उनको, बैरिस्टर अली जफर को, सर बैरिस्टर अली जफर को दे दी गई है, शहजाद अकबर से लेके साहब को हटना पड़ा, पेट्रोलियम के मिनिस्टर साहब को हटना पड़ा, उसके ऊपर उन्होंने जो रिपोर्ट है उसके ऊपर इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया हुआ लोगों के। मैं आपसे सर एक सवाल पूछ रहा हूँ, जो क्लेम किया राजा रियाज ने, आप तरदीद करते हैं उसकी, बीइंग अ मामले प्राइम मिनिस्टर के, शहजाद अकबर को अलग कर दिया गया जहांगीर तरीन की इन्वेस्टिगेशन से, जो प्राइम मिनिस्टर के एक और दोस्त हैं, एक आरिफ नकवी थे, एक जहांगीर तरीन, नहीं किया गया, आप तरदीद कर रहे हैं, कोई चीज नहीं, इस तरह कोई चीज नहीं। और डॉक्टर रिजवान अख्तर को भी इसलिए चेंज नहीं किया गया कि जहांगीर तरीन को खुश करना था, ये भी ऐसी कोई बात नहीं जिसको चेंज कर दिया गया है। यानी एक बंदा 70, ना आपको पता कैसे चलेगा कामरान भाई? जी भाई, कामरान भाई ये पता कैसे आप ही से पूछ रहा हूं ना, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ेंगी और सारी चीजें नहीं, मुझे सर इन्वेस्टिगेशन, अली नवाज इवान साहब एक बात बताएं, इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ेगी? एक बंदा 70% काम कर चुका था जहांगीर तरीन पे और खुसरो बख्तियार की मिल्स पे, वो उनकी गिरफ्तारी इन्वेस्टिगेशन की परमिशन मांग रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने उसको चेंज कर दिया, इसका क्या मतलब लिया जाए सर? नहीं, देखिए आप जरा इसको मिक्स कर रहे हैं। अगर आप ये समझें कि किसी को इसलिए चेंज किया गया है कि इंक्वायरी के प्रोसेस में हर्डल डाली जाए, कामरान भाई आप प्राइम मिनिस्टर को मुझसे ज़्यादा जानते हैं। नोबडी कैन डेयर आस्क प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कि किसी प्रोसेस के जो प्रोसेस जा रहा है उसके अंदर जाके इंटरफेयर करें और एहतसाब और इन चीज़ों के अंदर दाखिल हों। मैं अपना पर्सनल केस बता सकता हूं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कभी भी इन, ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं कि मोहसिन साहब वो कह रहे हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर ऐसे नहीं है, ये बशीर मेमन साहब की बातें भी सारी जो हैं वो एग्जैजरेशंस हैं, ये भी क्योंकि खाकान अब्बासी ने इनको प्रमोट किया था, जो भी किया था, तो ये केस बनता कोई नहीं प्राइम मिनिस्टर पे। योर टेक? देखिए, मैं समझता हूँ कि केस अब तो इसमें बशीर मेमन साहब एक 22वें ग्रेड के रिटायर्ड अफसर हैं और उन्होंने एक संजीदा इल्ज़ामात लगाए हैं वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, और इसी तरह के इल्ज़ामात जो थे वो मैं समझता हूँ कि माजी में भी लगाया गया और लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात चले, इंक्वायरीज़ हुई, लोगों ने अपनी गवाहियाँ आके दी और सच और झूठ साबित करने की कोशिशें अदालतों में होती रहती हैं, इंक्वायरी कमीशन में होती रहती हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। बशीर मेमन साहब को अदालत में या कोई भी हो सकता है, कोई पता नहीं है, आने वाले वक्त में पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो शायद आगे आ जाए या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आगे आ जाए, क्योंकि जजेस का भी मामला है, उनसे रिलेटेड वो भी आगे आ सकते हैं, और या फिर खुद बशीर मेमन साहब चले जाएं अदालत आलिया में। मतलब आप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल भी सामने आ सकती है, क्योंकि फाइज ईसा का मैं देखें जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे आप देखें कि पहली पिटिशन भी पाकिस्तान बार काउंसिल ने ही फाइज ईसा के केस में जो थी वो डाली और रिव्यू भी उन्होंने डाला, तो वो तो मुकदमा मुकम्मल तौर पे काजी फाइज ईसा का लड़ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं। तो इस तरह बिल्कुल है, मुमकिन है कि इस चीज़ को भी वो आगे लेकर आएँ और काजी फाइज साहब जो हैं उनकी इंक्वायरी हो, सवाल जवाबात होंगे किस तरह, और वो कह भी रहे हैं कि मेरे पास दस्तावेज़ात मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल से इसके बाद तो कोई कसर नहीं, कोई कमी नहीं रह जाती उनके आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। आज कमीशन बनना चाहिए इसके ऊपर, भी उनके पास मौजूद है। दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इतने ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम शायद ही किसी ने लगाए हों। इतने ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम तो नवाज शरीफ साहब ने नहीं लगाए कि उनके अंडर एक काम करने वाला DGFI ये कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि कानून को छोड़ दो, कानून मैं हूँ और कानून को बला तक रख के पूरी ऑपरेशन गिरफ्तार कर लो। मतलब ये तो एक इतना बड़ा इल्ज़ाम है कि वाकईतन इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर इल्ज़ाम सही है उसके भी कॉन्सिक्वेंस होने चाहिए, अगर इल्ज़ाम सही नहीं तो बशीर मेमन साहब को भी फेस करना चाहिए। लेकिन अली नवाज इवान साहब, ये आपने आज तो अभी कह दिया कि जी ये जो शहजाद अकबर साहब को अलग नहीं किया गया तरीन ग्रुप की फरमाइश पे, लेकिन राजा रियाज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मीडिया टॉक्स में कहते फिर रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर ने हमारी ये बात भी मान ली, ये बात भी मान ली और ये बात भी मान ली कि बैरिस्टर अली जफर का नाम लिया उन्होंने बाकायदा कि उनकी इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज बैरिस्टर अली जफर को सौंप दिया गया है शहजाद अकबर से लेके। तो आप प्राइम मिनिस्टर हाउस से इसका डिनाइल क्यों नहीं आया
कि राजा रियाज बकौल आपके प्राइम मिनिस्टर पे झूठ बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, उस मीटिंग को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, और अगर अभी तक नहीं आया तो जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि ये गलत बात है, अब आप प्रोग्राम के बाद ये कहेंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस को कि जाके इसकी तरदीद जारी करें राजा रियाज के बयान की। अच्छा फिर देखिए, मैंने राजा रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, आपके मुंह से मैं सुन रहा हूं, और जो मैं बात कर रहा हूं मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। आपने बात की कि आप अली जफर साहब को कोई रोल दिया गया, ये मुझसे अभी आपने राजा रियाज ने कहा, आपने कहा शहजाद अकबर साहब को हटाया गया, मैंने कहा राजा रियाज ने कहा जी आपके मुंह से सुन रहा हूँ ना, शहजाद जी शहजाद अकबर साहब को हटाया गया, मैंने कहा नहीं गया। आपने कहा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसको हटाया गया, मैंने आपको उसकी सारी डिटेल दे दी। मेरा ख्याल है मैं सारी चीजें क्लियर कर दी हूँ। सर मैं आपको ना अभी प्रोग्राम के बाद मैं अभी आपको ब्रेक में भेज रहा हूँ उसकी वीडियो क्लिप्स राजा रियाज साहब की। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ अली रिवाज अवान साहब को दिखाएं, आप वो क्लिप्स देख लें। राजा रियाज साहब ही की शक्ल है, राजा अली रिवाज अवान साहब को दिखाएं, राजा रियाज साहब की शक्ल है, उन्हीं के लब है जो बोल रहे हैं, उन्हीं का लहजा है, वही बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपकी जिम्मेदारी अली नवाज अवान साहब ये बनती है कि या तो वो झूठ बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस पर, आप तरदीद करवाएं प्राइम मिनिस्टर हाउस से क्योंकि आप मावन खसूसी हैं, या फिर आप ये बात यहाँ पे आर्गूमेंट ये ना दें कि प्राइम मिनिस्टर अपने दोस्तों को बचाने के लिए जो है वो इस तरह का एनआरओ नहीं देते कि उन्होंने उसको शहजाद अकबर को चेंज कर दिया। ठीक है नहीं भाई, ये एग्रीड हो गया, आपको मैं वीडियो भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ जी, मैं एक ब्रेक लूँगा जी मैं।